नमस्कार और गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों का ट्विटर अभियान है, तो आपके ट्विटर अभियान से कुछ असर पड़े और आप लोगों की बहाली जल्दी हो। अब कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये जो बहालियां होने वाली हैं वो नियोजन है कि नियुक्ति है। तो मुझे एक अजीब तरह का ये लगता है, मेरा सीधे जवाब होता है कि अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। आपका नियोजन है कि नियुक्ति है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी ये मिलेगी, कितने डीए मिलेगी, क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, इन चीज़ों को सोचने का अभी समय नहीं है। अभी जो मेन थिंग है कि ये बहालियाँ कितनी जल्दी हों और आप कितनी जल्दी इस जॉब में घुसें। द मेन थिंग इज़ दैट। और बहुत लोग बेफजूल ये करते हैं कि ये नियुक्ति है, नियोजन है। नियोजन रहे या नियुक्ति रहे, आपको जो पुराना पे स्केल है, जो 2005 या 4 से पहले वाले जो टीचर थे, जो नियमित टीचर थे, वो पे स्केल आपको नहीं मिलने जा रही है। आपको पे स्ट्रक्चर वही मिलेगी जो अभी के टीचर, जो 2005 के बाद नियुक्त टीचर को जो पे स्ट्रक्चर मिलती है, वही पे स्ट्रक्चर जो भी नए आएंगे वो जो कुछ भी कहलाएं। अभी तक जितने भी 2005 के बाद शिक्षक हैं उनको कुछ भी, भले ही नाम पंचायती राज शिक्षक कर दिया गया है, फिर भी पेपर में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में अभी भी नियोजित शिक्षक ही कहा जाता है। तो जो आने वाले जो भी रिक्रूटमेंट होगी उन्हें भी नियोजित या पंचायती राज शिक्षक जो भी कहा जाए वही चीज़ कहा जाएगा। चाहे नियमावली में नियोजन हो या नियुक्ति हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सैलरी पे स्केल वही मिलेगी, छुट्टियाँ वही मिलेंगी, सारी चीज़ें वही मिलेंगी। तो उससे ये नहीं है कि आपकी नियमावली में नियुक्ति लिख दिया तो आपको 9300 वाला पे स्केल मिलना शुरू हो जाएगा। आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको ग्रेड पे 2 सालों तक नहीं मिलेंगी, ग्रेड पे नहीं मिलेंगी। मीन्स आपका स्केल 2 सालों तक 17-18 हज़ार रहेगा। उसके बाद फिर जो स्केल मिलती है 27-28 हज़ार वगैरह वो आपको मिलेंगी। तो इसमें ज़्यादा आर्गूमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सारा स्ट्रक्चर वही मिलेगा जो नियोजित शिक्षकों का है, जो पंचायती राज शिक्षकों का है। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेन थिंग इज़ दैट कि आपको ये बहालियाँ कितनी जल्दी हो, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। सचिवालय में बहुत सारे ग्रुप्स जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। वहाँ से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगे, क्या सिचुएशन है। ग्राउंड पे रहना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड पे आप रहोगे, ग्राउंड से जो भी मंत्री जी का कहना है या प्रधान सचिव का कहना है, ये सारी चीज़ें आपको अवगत होते रहेंगी। तो 7वें चरण में सबसे पहले तो 6ठा चरण कंप्लीट हो जाए। अब ये कब तक कंप्लीट हो जाता है, और मुझे जैसा लगता है कि इस साल तक ये वाइंड अप हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर अगले साल 7वें चरण की बहाली मेरे ख्याल से शुरू हो जाएंगी। अब इस साल जल्द से जल्द हो जाए। अब जल्द से जल्द का मतलब क्या होता है? वैसे तो मंत्री जी ने कहा कि अगस्त तक हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि अगस्त तक ये बहालियाँ पूरी हो जाएंगी। जैसे आप जिस वे में लें, ये डिले होते होते कंप्लीट करते करते ये साल भर तो लग ही जाना है। और उसके बाद फिर 7वें चरण की बहाली अगले साल से शुरू होती है, उसकी नोटिफिकेशन आएगी, फिर सीटों की गणना की जाएगी। ये सब भी जो है, ये सब चीज़ें जो हैं इस बहालियाँ को डिले करेंगी, क्योंकि अगर फिर से वो सीटों की गणना करेंगे, फिर नोटिफिकेशन निकालेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन में ये सब बातें नहीं लिखी थी, पहले से ही सीट घोषित थी, तो उस हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या होता है ये आपको देखना है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इसी जॉब के पीछे नहीं भागो। दुनिया में और भी बहुत बेहतरीन जॉब निकल रहे हैं। आप फॉरेन चले जाओ, मालदीव चले जाओ, अदर कंट्री चले जाओ, एक से एक जॉब निकल रहे हैं यहाँ पर। जिनमें टैलेंट है तो वो निकलेंगे ही। और कुछ लोग घर के पास आना चाहते हैं, तो ये भी ठीक है, घर के पास आते हैं तो कोई आपको यहाँ पे हैंडसम सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो यहाँ आ सकते हो, पर इसमें भी होना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहला चरण तो आप लोग पास कर चुके हो,
अब दूसरा चरण यह है कि मेरिट लिस्ट में आना है। अब मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनती है ये देखना होगा। कंप्यूटर साइंस में मैंने पहले ही बताया कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट है, और ये मैं अब भी बोलता हूँ, सीट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिजल्ट है, 4 गुना 5 गुना ज़्यादा रिजल्ट है। तो इस हिसाब से सबका होना कितना मुनासिब होगा नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा। पर अगले चरण में देखते हैं कंप्यूटर साइंस की कितनी सीटें आती हैं और बैकलॉग की कितनी सीटें जुड़ती हैं, ये सारी बातें हैं। और अब आप इंतज़ार करें कब छठा चरण कंप्लीट होता है, छठे चरण के बाद कब नोटिफिकेशन आती है। तो नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें कितनी सीटें हैं, कहाँ कहाँ पे सीटें हैं, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद आप अप्लाई करोगे, और दिव्यांगों का तो अप्लाई ऑफलाइन ही हो रहा है, सब ऑफलाइन ही अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें भी वही न्यूज़ एंड इकाई ही अप्लाई होगी, भले ही मेरिट लिस्ट आपको NIC की वेबसाइट पे डाल दिया जाए, बाकी सब तो सेम ही लग रहा है। तो मेन थिंग इज़ दैट कि आपको ज्वाइन करना, नियुक्त होना है। और आप इस पचड़े में नहीं पड़ो कि बहुत सारे लोग अभी नौकरी ना मिली, कितनी सैलरी मिलेगी, ये मिलेगी वो मिलेगी, मैं वहाँ पे इतनी सैलरी पा रहा हूँ, क्या मैं ज्वाइन करूँ। तो ये तो आपको सोचना है ना कि आप यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, आपको कितनी सैलरी मिल रही है वहाँ पे, यहाँ कितनी मिलेगी ये भी क्लियर है। हज़ारों वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं कि आपको यहाँ पे कितनी सैलरी मिलेगी, आपको वहाँ पे आप खुद कंपेयर करो और खुद सोचो कहाँ आप बेहतर हो, वहाँ ज्वाइन करो। ये सब बातें हैं। अब इन सब बातों को आप लेके चलिए, अपने आप एनालिसिस कीजिए और जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ ज्वाइन कीजिए। ये सब बातें ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद आप ट्रांसफ़र की भी व्यवस्था हो गई तो आप अपना ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। पर आपको पहले तो आपको इसमें घुसना होगा ना, आप पहले ही सोचोगे ये नहीं, ये है वो है, कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये सब अगर इस जॉब में आना है तो ये सब बातें बाद में सोचना, जब आप नौकरी में आ जाओगे तब ये चीज़ें सोचना। पहले तो मेन आपका होना चाहिए, मेन टारगेट होना चाहिए कि यहाँ हम इस जगह पे पहुँचे कैसे। इस जगह पे पहुँच जाओगे तो फिर बाकी चीज़ सोचने के लिए आपको वक्त मिलेगा, आप सोचोगे। थैंक यू दोस्त।